ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इन दोनों चैप्टर की क्विज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो वेरी गुड इवनिंग मयंक, वेरी गुड इवनिंग ताहिर, अंकुश. बच्चों वीडियोस को तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना शेयर कर रहे हो. देख रही हूँ मैं आजकल तुम लोगों को, है ना. ये बात हो गई. मतलब कोई बात नहीं, नहीं दिख रहे तो क्या हो गया, मेरी आवाज़ तो सुन रहे होंगे. चलो बच्चे, बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी क्विज. चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है. यस विशाल, एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12th के ये चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो वो चाहे नीट के लिए हो या सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, अगर वो बिल्कुल तैयार है अपने बोर्ड्स के लिए, तो वो तो यहाँ पर अच्छे से आंसर्स कर सकते हैं ना. तो ये सभी के लिए बच्चों. ठीक है. चलो भाई, सो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर. टेल मी विच वन इज़ करेक्ट. नवनीत, वेरी गुड बच्चों. सो काफ़ी बच्चों का मानना है कि सही उत्तर है ऑप्शन ए, बट अदीबा जी बिल्कुल सही कह रही हैं. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है बच्चों. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी फंक्शनल स्पर्म्स एंड हाउ मैनी ओवा विल बी फॉर्म बाय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी oocyte रिस्पेक्टिवली. बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर. टेल मी. कितने फंक्शनल स्पर्म्स और कितने ओवा बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से और प्राइमरी oocyte से. कम ऑन बच्चों. वेरी गुड. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 4 फंक्शनल स्पर्म्स बनेंगे और सिर्फ एक ही ओवा बनेगा. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3, प्रोलिफेरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड. बताओ बच्चों, प्रोलिफेरेटिव फेज को और क्या कहते हैं. कम ऑन अंकुश, नवनीत, डॉक्टर गोलू, रश्मि, यश, गो फॉर इट. प्रियंका, ताहिर. क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी द करेक्ट आंसर. फैजान. हाँ जी. चले बच्चों, वेरी गुड. अरुण, करेक्ट आंसर है ए, प्रोलिफेरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल, टर्शरी, प्राइमरी सारे फॉलिकल्स बनते हैं, है ना, वो भी रैपिड डिवीजन से. चलिए बेटा, ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन की इन्फ्लुएंस से होती है. ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन की वजह से होगी, बताइए. टेल मी एवरीवन. Question number 4. Tell me which one is correct. No, Arun. बच्चों, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होती है ना. कौन से हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है उस दिन. वेरी गुड अदीबा. बच्चे LH सर्ज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH की मात्रा ज़्यादा होगी ना. बी होगा करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज़ नो सेल डिवीजन involved in. Come on everyone, tell me. There is no cell division involved in. बच्चों, इन चारों में से कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन इन्वॉल्व्ड नहीं होती.
मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम सो सॉरी अगर आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही है बच्चों। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों को करेक्ट आंसर पता है, दैट इज़ डी, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्मेटिड्स होती हैं वो डायरेक्टली स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ में बदल जाती हैं। ठीक है बच्चों। हेलो सौरभ, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ बेटा। आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte द ग्राफियन फॉलिकल डेवलप्स इनटू। बताइए बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल किस में बदलता है? धन्यवाद ताहिर, थैंक यू। बच्चों बताओ ग्राफियन फॉलिकल किस में बदलेगा? हाउ कम नवनीत, ऐसा कैसे हो सकता है? वेरी गुड यश, मानसी, अरुण, प्राची, वेरी गुड। पीडी। बच्चों ग्राफियन फॉलिकल बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड। बच्चों ब्लास्टोसिस्ट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं? मुझे आंसर क्यों नहीं दिख रहा? जयवीर सिंह यानी कि प्रियांशी। बच्चे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे ना, आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। जैसे यहाँ पर पूछा है जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? ये ब्लास्टोसिस्ट है, तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड इनर सेल मास। ठीक है बच्चों, याद रखना करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू। बच्चों यूरेथ्रल मीटस का क्या मतलब है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्राई करो, कम ऑन। Question number 8. Tell me which one is correct. ओहो सौरभ, कोड वैसे बायोफिलिक 10 होता है, बायोफिलिक 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा करेक्ट आंसर है सी। यूरिनोजेनाइटल डक्ट की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, है ना? बताइए मयंक क्या डाउट्स हैं बच्चे, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों। मोरुला इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन। बताइए जो मोरुला है किस किस के बीच में आने वाली डेवलपमेंटल स्टेज है? टेल मी बच्चों। ओके सौरभ। स्तुति, अभी फॉर्म नहीं निकले नीट 2021 के, आपको जल्दी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड सान्या, सही उत्तर है बच्चा ए। बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में जो स्टेज आती है वो मोरुला होती है, 8 सेल स्टेज। ठीक है ना? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 10। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। बताइए बच्चों स्पर्मिएशन में जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं?
हाँ जी यश पूछिए। मयंक, हम टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये मैसेंजर आरएनए है। मान लीजिए इसका सीक्वेंस है AUG, इसका सीक्वेंस है AUG। तो जो टीआरएनए होता है उसके पास जो इसका एंटीकोडोन होगा वो क्या होगा, UAC, है ना। तो एक बात सोचो, ये जो टीआरएनए था इसने क्या किया, सबसे पहले इसने मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को रीड किया, उस हिसाब से एंटीकोडोन्स बने और वो अमीनो एसिड के साथ जुड़ गया। मतलब टीआरएनए ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, तो आपको बताना है एक तरफ तो वो मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को रीड करेगा, ऑन द अदर हैंड वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर जाता है, इसीलिए उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है मयंक, चलो बच्चों, बेटा इसका करेक्ट आंसर ए ही है। वेरी गुड, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following hormones prepares the uterus for implantation? कौन सा हार्मोन है जो इम्प्लांटेशन करवाएगा, बताओ बच्चे। जो पोलर बॉडी होती है उसका एज सच कोई फंक्शन अभी तक नहीं पता है ना, बस ये माना जाता है कि वो डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग आरती। हाँ जी मयंक, हर साइड पे अलग अलग वर्क होता है। यस निशी, इट ऑल्सो गेट्स डीजनरेटेड। लग रहा है मेरा मैसेज मैम के पास नहीं जा रहा या फिर मुझे जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। जसवीर, आपको पूछना क्या है बेटा, क्वेश्चन पूछो ना। आप डाउट्स तो पूछो बेटा, मैं सबके डाउट्स के आंसर कर रही हूँ तो आपके डाउट्स की भी तो आंसर करूँगी ना। आपने क्वेश्चन पूछा है अभी तक किसी भी कमेंट में, ये बताओ मुझे आप। Come on everyone, question number 11 and the correct answer is A. Very good Priyanka, very good Faizan। बच्चों बहुत अच्छे, आप सभी क्लासेस में अच्छे से आंसर करते हो। वेरी गुड यश, सरोज, बहुत अच्छे। Come on everyone, question number 12 पर आइए। The cell which undergoes meiosis 1 during spermatogenesis, बेटा वो कौन से सेल्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस 1 करते हैं, बताइए बच्चों। हाँ जी, वीडियोस को लाइक करते रहो। डॉक्टर गोलू, मैंने तो चैप्टर वाइज सारी वीडियोस को डाल रखा है ना, अपलोड कर रखा है। एक बात बताओ गोलू, जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस साल का नीट जिन्हें देना है, क्या अभी भी उनको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है मेरे भाई? अब तक तो उनकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी ना, चैप्टर्स तो उन्होंने पढ़ लिए होंगे जो सीरियस होते हैं बच्चों, है ना। अब तो उनको रिवीजन की ज़रूरत है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लाई हूँ। ठीक है जसवीर, आप कमेंट्स तो कर रहे हो बेटा, लेकिन आपने क्वेश्चन कहाँ पूछा ये तो बता दो। क्वेश्चन कहाँ पूछा है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया आपका। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है सी, प्राइमरी oocyte, सॉरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेंगे और स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज फॉर्म्ड बाय, बताओ बच्चों जो सेमिनल प्लाज्मा है वो किस किस से मिलकर बना है। हेलो रैना, गुड इवनिंग। ब्रेन बूस्टर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। हाँ जी ताहिर, वेरी गुड इवनिंग निदा। क्वेश्चन नंबर 13,
और आपसे पूछा है सीमन में जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है जिसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं वो कहाँ से आया। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर है डी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल। वेरी गुड। ठीक है मैम, मेरा फोकस सिर्फ क्लास 12 पर है, नीट पर नहीं, सो इट इज़ गुड फॉर क्लास 12 और नॉट। जयवीर, क्लास 12 की ना बच्चे मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल रखी हैं, आप वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियोस देखना शुरू कर दो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ बच्चों। क्लास 12 की चैप्टर वाइज वीडियोस मैंने डाल रखी हैं चैनल पर, मैं उसकी प्लेलिस्ट चैप्टर 1 से आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप क्लास 12 की वीडियोस वहाँ से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ कमेंट्स में। ये मैंने लिंक डाल दिया है बच्चों कमेंट में, आप लोग यहाँ से चैप्टर 1 की वीडियोस देखना शुरू कर सकते हो क्लास 12 की। ठीक है भाई प्रियांशी, हेलो वर्षा, हेलो यश। पहले से ठीक हूँ लेकिन सोर थ्रोट, कफ एंड कोल्ड। चले आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ जी रहना, मैं नीट के लिए तो सारे चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रही हूँ बेटा, प्रैक्टिस हो रही है ये आप लोगों की। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। कम ऑन बच्चों, कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज, बताइए। हाँ जी बच्चा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। जयवीर, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में ही पूछिए मुझसे, कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में पूछो बच्चे, मैं कमेंट में ही आंसर कर दूंगी। ठीक है चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 एंड काफ़ी बच्चों ने सही उत्तर देना शुरू किया है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। करेक्ट आंसर है बी, एंट्रम। रहना बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वीडियोस भी मैंने डाल दी, बताओ आपको 11th के लिए चाहिए या 12th के लिए। प्लेलिस्ट में जाओगी सब मिलेगा बेटा, आप लोग बच्चों प्लेलिस्ट चेक किया करो, मैंने प्लेलिस्ट में सब कुछ डाल रखा है। ठीक है बच्चे, एक बार आप चेक कर लो प्लेलिस्ट में जाके, है ना। एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन भी है बेटा लाइन टू लाइन। राधे राधे बाई के फैक्ट्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। कोरोना रेडिएटा इज मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनी है कोरोना रेडिएटा, बताइए। कम ऑन बच्चों, करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि भाई ये जो कोरोना रेडिएटर है वो किससे बनी है। बच्चों ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाता है ना तो उसके बाद एक प्रोसेस या एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। ये ओवरी के अंदर ही बनेगा एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह। ठीक है बच्चों, चलिए बस अर्पित, मैं 8 बजे आ गई थी आज। रहना प्लेलिस्ट में कुछ चैप्टर्स की वीडियो इसलिए नहीं होगी क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए थे बेटा। मयंक, सल्फ़र और फॉस्फोरस, एक बात बताओ, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है ना, तो अगर हम फॉस्फेट को ही रेडियो एक्टिव करेंगे तो उसको ढूंढना, उसको एनालाइज करना आसान रहेगा, है ना। और जो वायरस है, वायरस के डीएनए में भी फॉस्फोरस होगा और उसका जो प्रोटीन कोड था उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था, सल्फ़र प्रेजेंट था, इसलिए हमने प्रोटीन कोड को सल्फ़र से रेडियो एक्टिव कर दिया। ठीक है चलो, एंड द करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड बच्चों, फॉलिक्यूलर सेल्स अराउंड द oocyte। ठीक है सैम, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों।
करेक्ट आंसर है सी, फॉलिक्यूलर सेल्स अराउंड द oocyte, राइट। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों बताइए कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यस रेहाना, मैं डाल दूंगी, डोंट वरी। बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। बच्चे विटेलाइन मेम्ब्रेन जो ओवम के आउटर सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर जो लेयर प्रेजेंट होती है ना उसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। कवर करके रखती है ये, जैसे हैंड्स वगैरह के एग हो गए ना, उसके अंदर यॉक को कवर करके रखेगी, ठीक है बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से मुझे ये बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बी, वेरी गुड। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जब ये डीजनरेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, ये कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखोगे। चलो वेरी गुड बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। फर्टिलाइजन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बताओ बच्चे। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 17। कैसे इंटरचेंज करना चाहते हो मयंक, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कैसे चेंज करोगे स्ट्रेन को। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए। जो मैच्योर एग्स होते हैं ना वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजिन को, है ना। ये एक कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू करवाएगा, स्पर्म से आता है एंटी फर्टिलाइजिन और एग से आता है फर्टिलाइजिन, ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये बताओ, आफ्टर ओव्यूलेशन, तुरंत, द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज, जो मेमेलियन एग है वो एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है ना, जस्ट आफ्टर इम्प्लांट ओव्यूलेशन। तो बताइए बच्चों कौन सी मेम्ब्रेन है। कम ऑन बच्चों, ट्राई करो। So question number 18 and the correct answer is B, very good बच्चों। जोना पेल्यूसिडा आ जाती है ना, जोना पेल्यूसिडा ये सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में आ जाती है। बच्चे क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर, ए क्यों नहीं होता। मैं आपको बता दूं प्रेगनेंसी के लगभग 1.5-2 महीने पहले ही वो डीजनरेट होता है, हमेशा के लिए डीजनरेट नहीं होता बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो डीजनरेट रहेगा, ठीक है बच्चों। कॉर्पस ल्यूटियम तो तब डीजनरेट होता है जब एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, है ना बच्चे, याद रखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। अ मैच्योर स्पर्म हैज़, बताओ बच्चों क्या होता है मैच्योर स्पर्म के पास। मयंक एक बात बताओ, अगर आपने पहले आरएनएस डाला तो सारे आरएनए डाइजेस्ट होंगे, डाइजेस्ट तो आरएनए को ही होना है ना, चाहे आप पहले डालो या बाद में, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे, पहले आप आरएनएस को डाल सकते हो, फिर आप डीएनएस को डाल सकते हो, प्रोटीएस को डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए और इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। वेरी गुड। न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है, साथ ही साथ टेल है। ठीक है ना, बहुत अच्छे बेटा। ओके जयवीर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। साइटोप्लाज्म surrounding mitochondria present in the middle piece of sperm is, बताइए बच्चों। हाँ जी दृष्टि, ये मेडिसिन ले लिया मैंने लेकिन आई थिंक वायरल है। हाँ जी मयंक, बिल्कुल सही बात है। अगर आप खुद सोचो, अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोटीएज डाला, सारा प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीएनएस डाला तो फ़र्क पड़ेगा, सारा डीएनए ख़त्म हो जाएगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, समझे। चलो बच्चों ये बताओ, जो साइटोप्लाज्म है सराउंडिंग माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडल पीस ऑफ स्पर्म इज़ नोन एज, क्या कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द करेक्ट आंसर इज बी बच्चों, माइक्रोप्लाज्म कहते हैं, है ना। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना स्पर्म के मिडल पीस में, तो यहाँ पर जो उसके सराउंडिंग में स्पेस होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही यहाँ पर माइक्रोप्लाज्म होता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड टेस्टिस इज, टेस्टिस के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कौन सी होती है। कम ऑन एवरीवन टेल मी, प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है इसके चारों तरफ। ट्राई करो और बताओ विच वन इज करेक्ट। हाँ जी बच्चों, येस आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। आप लोग भी सब घर पे रहें, ध्यान से रहें, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं बच्चों। ऑल ऑफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चा वो है ऑप्शन डी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना। बाकी सब भी टेस्टिस की लेयर है, लेकिन जो मेन प्रोटेक्टिव लेयर है वो कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, चलो ना, कोई ऐसे ना स्कीम नहीं होती है कि 2 महीने में हम कैसे बेस्ट करें। बस ये होता है आपके अंदर से, अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो 2 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम है। आप रोज़ के 2-2 चैप्टर्स करते हुए चलोगे ना, तो बहुत अच्छे से आप पार्टिसिपेट करोगे और सारे क्विज़ करो, टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करो, सब पता चलता रहेगा आपको, है ना, अच्छे से होता रहेगा। फैज़ान, जो ये नेबन कर्ण है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के मिडल पीस में जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया की मॉडिफिकेशन हो जाती है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, चलो डॉक्टर योगेश, एक्चुअली ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे जब अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, मान लो एनसीईआरटी को थॉरली वो पढ़ के आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा अपने टीचर्स के नोट्स से पढ़ा है, ठीक है, तो उसके बाद उनको लगेगा ना कि हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है, कितना आया कितना नहीं, तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है बच्चा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नीट के एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। चलो, नहीं, एक्रोसोम में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, न्यूक्लियस में होता है मयंक। आप ये कह सकते हो हेड में होता है जेनेटिक मटेरियल, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है बी, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, ये जो रिएक्शन होता है स्पर्म में एक्रोसोम का, वो शुरुआत किससे होती है, ट्रिगर कौन करता है, बताइए। थैंक यू रैना जी। स्तुति, अभी क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन कर देती हूँ।
राजेंद्र पाल। बच्चे आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। मैंने प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, वहाँ पर लिखा हुआ है NCERT लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, वहाँ पर लिखा हुआ है मॉक टेस्ट सीरीज़, है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है नीट 2021 क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ मिलेगा। आप वहाँ पर कोशिश तो करो ढूंढने की। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। जयवीर सिंह, आपको पता है आपने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया बच्चे। एक तो आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए, ठीक है, और बच्चा दूसरा ना आप, ठीक है, आपको यूट्यूब के बारे में नहीं पता तो आपको अपने सराउंडिंग में लोगों से पूछना चाहिए ना कि भाई मुझे ये यूट्यूब चलाना सिखा दो, या फिर मुझे बता दो कि मुझे यहाँ पे इस टीचर की वीडियो देखनी है तो कैसे देखूँ, है ना। बाकी आप लोग मुझे कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, मुझे पता है मैं कैसे टीचर हूँ कैसे नहीं, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी स्तुति, क्वेश्चन नंबर 18 पर जा रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर बताओ बेटा। करेक्ट आंसर क्या है? बी। बच्चों जो लाइसिन है जैसे ही ये रिलीज़ होगा तो ये ट्रिगर करेगा एक्रोसोम के रिएक्शन को, है ना, फिर इनकी एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो अरुण, क्वेश्चन नंबर 22 में जो एक्रोसोम होता है ये एक मॉडिफिकेशन है सेल ऑर्गेनेल की। कौन से ऑर्गेनेल की? गोल्जी अपैरेटस की। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं बच्चा, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 18 समझा देती हूँ, डाउट था किसी को? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पूछा था कि जो मेमेलियन एग है ना, तुरंत जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो उस मेमेलियन एग के चारों तरफ कौन सी लेयर आ जाती है? तो वो जोना पेल्यूसिडा की लेयर आती है इंस्टेंटली, जस्ट आफ्टर किसके बच्चा? ओव्यूलेशन के, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं पूछा, पूछा है तुरंत ओव्यूलेशन के बाद कौन सी आती है, तो आप बताएंगे जोना पेल्यूसिडा आती है। आपने एनसीईआरटी में तो पढ़ा होगा ना बच्चों, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ना, ये लिखा हुआ था कि सेकंड पोलर बॉडी बनती है बट उसका एक्चुअल यूज़ नहीं पता, वो डीजनरेट हो जाती है और फिर सेकेंडरी साइड के चारों तरफ एक लेयर आ जाती है। किसकी लेयर? जोना पेल्यूसिडा की लेयर। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर, है ना। और ये भी बड़ा आसान प्रश्न है, जिन बच्चों ने चैप्टर्स पढ़ रखा है ना उनके लिए तो बहुत इजी है। चलो बताओ बेटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। वेरी गुड इवनिंग ऋषभ। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ डिलीवरी द मेमोरी ग्लैंड्स सिक्रीट अ हाईली न्यूट्रिटिव फ्लूइड। बच्चों, डिलीवरी के कुछ समय बाद जो मदर है उनके मेमोरी ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता है जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। बताइए कौन सा फ्लूइड है वो? टेल मी। कोई बात नहीं वी, बताओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज़ रियली सिंपल। वेरी गुड प्रियंका, आज़मा, रश्मि, वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, बहुत अच्छे। कोलोस्ट्रम, आपको पता है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं बेटा? कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है इसमें? IgA, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए। राइट सूर्यवंशी, चलो बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 25, which extraembryonic membrane in humans prevent desiccation of embryo inside the uterus? बच्चों, कौन सी ऐसी एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो मदर की बॉडी में यानी कि यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको डेसिकेट होने से बचाती है ना? बताओ, चलो एक बार बताइए। थैंक यू ब्रेन बूस्टर। आप वर्षा हो क्या? मयंक, जो एक्रोसोम है ना, जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ,
जब आप स्पर्म का डायग्राम बनाते हो सो यू ड्रॉ दिस लाइक दिस, है ना। तो बच्चे ये तो नेक रीजन होता है, ये मिडल पीस होता है और ये पूरा हेड होता है। तो हेड की टिप पे ये जो ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं एक्रोसोम एंड इट कंटेन्स सर्टेन एंजाइम्स। इसके अंदर ना कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन बच्चा यहाँ पर होता है न्यूक्लियस जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब समझ आया। भयंक अब ठीक है। थैंक यू ब्रेन बूस्टर। अच्छा सौरभ, कोई बात नहीं अंकुश। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है बच्चों बी। वेरी गुड फैजान। बच्चा जो एमनियन होती है वो एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाती है, ठीक है। अनंत गोस्वामी, करेक्ट आंसर बी है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन। बच्चों कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, मैं आपको बता दूं कैपेसिटेशन का मतलब है जो फाइनल चेंजेस आते हैं ना स्पर्म में ताकि वो ओवम के साथ पेनिट्रेशन कर सके, उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। ये कहाँ पर होगा, टेल मी। कम ऑन एवरीवन। यस मयंक, आई विल, थैंक यू। वेरी गुड रश्मि, शिवांगी, सान्या, बहुत अच्छे। अंकुश, विजेता, फैजान, नवनीत, सूर्यवंशी, प्रियंका, अरुण, दीप, बिल्कुल सही आंसर है। आजमा, सौरभ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, आपको पता है ये नीट में भी आया था 2016 में आई थिंक। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। यार स्तुति फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा हाथ बड़ा ढीला है। मुझे नहीं आती इतनी अच्छे से। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 27 पर आओ। विच वन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद गैमेटोजेनेसिस। इनमें से कौन सा प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट की फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। बताइए बच्चों, कौन सा प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड नहीं है। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो। वेरी गुड रश्मि, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 एंड द करेक्ट आंसर इज सी, रिलीज ऑफ ओवा। एब्सोल्युटली करेक्ट अनंत। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ईस्ट्रोजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बताइए बच्चों। कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अबाउट ईस्ट्रोजन। हरी आप। ओहो, नवनीत को ये वाला नहीं पता, एक बार ऑप्शंस तो पढ़ लो। एक बार ऑप्शंस को रीड करो और अपना फेवरेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, वही सही उत्तर है। कम ऑन बच्चों। वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट पता है ना, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। हेलो विशाखा मैम, मैंने जब आपकी वीडियो से बायो पढ़ी थी तो थोड़े दिन बाद मैंने सर्च भी किया चैप्टर 5 केमिस्ट्री बाय भावनापुरी। नहीं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती सौरभ। बच्चों उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही स्टेटमेंट्स ईस्ट्रोजन के बारे में करेक्ट है ना। सो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर।
बताइए विच वन इज़ करेक्ट। अनंत, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हॉर्मोन्स होते हैं जो कि ओवरी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, है ना। चलो बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। यस, प्रियंका फेवरेट ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 पर आओ। द सिक्रीटरी फेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। बच्चों सिक्रीटरी फेज को और क्या कहते हैं? सब बच्चे ट्राई करेंगे। मैम मेरे कमेंट ज़रूर पढ़ना, उससे आपको मिरर मिलेगा, देखना मेरे सारे कमेंट ज़रूर, आपके भले ही बुरा क्यों ना लगे बट इट इज़ ट्रूथ। अगर आप अच्छी टीचर होती तो मुझे समझती। प्रियांशी आप मुझे नहीं समझ पा रही हो एक्चुअली, अब मैं क्या बताऊं बच्चे। चलो एक बार आप लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए बेटा। द सिक्रीटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर है सी, ल्यूटियल फेज, जो कि लगभग 13 डेज तक रहता है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज़ करेक्ट। बच्चों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ह्यूमन स्पर्म के बारे में है वो बिल्कुल करेक्ट है, बताइए। नहीं रुपेश भाई एक बात बताओ, 14th डे को ओव्यूलेशन हो रही है तो लगभग 2 दिन तक एग वहाँ पर रहेगा, है ना। तो 16 या 17th डे से कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर आप मान लीजिए 17th डे से लेकर लगभग 24 या 25, जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हो जाती ना, तब तक ल्यूटियल फेज ही चलता रहता है ना। तो वो करेक्ट है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 30 को रीड करो एक बार। अरे सौरभ रहने दो भाई, बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों। हाँ जी दृष्टि, एक्चुअली मैं थर्सडे और फ्राइडे को क्लास 11th के लिए और सैटरडे संडे को क्लास 12th के लिए लाइव आती हूँ, तो हम चैप्टर वाइज क्विज कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड सान्या, करेक्ट आंसर है सी, जो स्पर्म लाइसिन है इन द एक्रोसोम, इट डिजोल्व द एग एनवलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, याद रखना बच्चों। वेरी गुड।